बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक बात ये बताता जाऊँ कि ये लेक्चर बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा इसमें से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में बिज़नेस के मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बताया जाएगा कि कौन-कौन सी इक़साम है जहाँ जिससे आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिटेल जो होगी वो थोड़ी-सी कम होगी, यहाँ पे डेफ़िनिशंस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगला जो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 होंगे तो इनको अलग एक-एक चैप्टर बना दिया जाएगा, तो वहाँ पे हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। आपने ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। आपसे एक छोटी-सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले है स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कॉम्बिनेशन क्या है। तो सबसे पहला हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होता है क्या। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द वन मैन। अब ये बिजनेस की वो किस्म है जिसके अंदर एक ही बंदा उस बिजनेस को चलाता है, उसका मालिक भी होता है और उसको कंट्रोल भी करता है। इसको इस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एक शॉप बना लेता है कोई भी बंदा, वो खुद ही कैपिटल, खुद ही सरमाया उस पे लगाता है, खुद ही चीज़ें खरीदता है और खुद ही उसका मालिक होता है और खुद ही उसने उसको रन करना होता है, चलाना होता है। तो उसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो उसी पे होती हैं। तो इसको देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द वन पर्सन। ये बहुत पुरानी बिज़नेस की इक़साम है जो कि लोग जो हैं, एक पर्सन जो है वो उसको कंट्रोल भी करता है और उसका मालिक भी होता है। वन मैन इन्वेस्टेड हिज कैपिटल हिमसेल्फ, वो अपना कैपिटल खुद इन्वेस्ट करता है। ही इज़ ऑल इन ऑल डूइंग द बिज़नेस, वो खुद ही बिज़नेस को रन करता है, कोई और बंदा उसकी हेल्प वगैरह नहीं करता। ही एन्जॉय द होल द प्रॉफिट। साफ ज़ाहिर है जब वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है और खुद ही उसको चला रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी वो खुद ही हासिल करेगा। तो इसकी फीचर्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत आसान है। एक ही बंदा है, वो अपनी मर्जी से जब दिल करेगा वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो उस पर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो ज़्यादा इतनी नहीं होती, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करना होता है, चलाने होते हैं, लेकिन लोगों की जो लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं सॉरी, वो नहीं होती। ओनरशिप, वो खुद ही मालिक होता है, प्रॉफिट भी वो खुद होता है, लॉस का भी वो जिम्मेदार होता है, मैनेजमेंट भी उसने खुद करनी होती है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है इजी डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर वो ख़त्म करना चाहता है अपने कारोबार को तो वो इजीली ख़त्म कर देगा, उसके लिए कोई भी कानूनी चारागाही उसको करने की ज़रूरत नहीं। जैसे उसके लिए बनाना आसान था, अपनी मर्ज़ी से वो उस चीज़ को कारोबार को शुरू कर सकता है, तो उसी तरह अपने कारोबार को ख़त्म भी कर सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला है कंटेक्टेड विद द कस्टमर, वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे ही एक दुकानदार है तो उसके पास कस्टमर भी खुद आएगा, उसके साथ डीलिंग भी वो खुद ही करता है। तो इस तरह वो कस्टमर के साथ खुद ही डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वर्कर, जो लोग उसने काम करने के लिए, फ़र्ज़ करें 1 या 2 बंदे उसने अपने कारोबार में काम करने के लिए रखे होते हैं, तो उसके साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन। ईज़ी फॉर्मेशन, उसको बनाना भी आसान है। ईज़ी डिसोल्यूशन और ईज़ी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर उसने किसी के नाम उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, बेचनी है, तो वो भी खुद ईज़िली उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। जी नेक्स्ट पॉइंट है इंटायर प्रॉफिट, तो उस बिज़नेस के अंदर जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसका खुद ही मालिक होगा, उसको किसी भी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंटायर कंट्रोल, उसने कंट्रोल भी खुद करना। इंडिपेंडेंस, आज़ाद है, वो किसी का ये कह सकते हैं कि किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, वो खुद अपने बिज़नेस को चला रहा है, तो वो जिस अंदाज से मर्ज़ी चलाना चाहे। पर्सनल सेटिस्फिकेशन, सावधानी, जब वो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन, पर्सनल इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट भी पर्सनल ही होगा, वो खुद ही उसका साथ वो दिलचस्पी के साथ काम करे। डिसएडवांटेज क्या है। कंटिन्यूटी, तो ये कहते हैं कि चांस ऑफ फ्रॉड, एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ स्किल पर्सन। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेज में आ जाते हैं कि वो चांस ऑफ फ्रॉड भी उसके साथ हो सकता है क्योंकि अकेला ही होता है, और डिफ़िकल्टी भी ये आ जाती है कि उसको चलाने में, रन करने में मुश्किलात पेश आ जाती हैं। लैक ऑफ कैपिटल है, कैपिटल सरमाया भी कम हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट भी वो नहीं कर सकता। कंटिन्यूटी में ये कह सकते हैं कि आप वो मुसलसल उसको नहीं चला सकते क्योंकि उसने खुशी गमी के अंदर भी जाना होता है, किसी शादी में जाना है, किसी फौतगी में जाना है या किसी और काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, तो उसको वो मुसलसल फिर रन नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ और कोई भी बंदा
नहीं होता। तो लैक ऑफ स्किल पर्सन में ये हो सकता है कि कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में उसके पास इतना स्किल नहीं होती, उसके पास महारत नहीं होती, लेकिन वो कारोबार के अंदर फिर वो क्या होता है, वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दूसरे किस्म का है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक वो वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लें। पार्टनरशिप मीन अ लॉफुल बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज़्यादा जो लोग इकट्ठे मिलकर एक लॉफुल कानूनी बिजनेस कायम करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर बाय द पार्टनर इन एग्रीड रेशो। जिस रेशो के साथ उन्होंने कैपिटल लगाया होता है, सरमाया लगाया होता है, उसी रेशो के साथ उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस तकसीम किया जाता है। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। तो हर किसी की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। लीगल इंटरडे, इसके अंदर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पहले की जाती है, कानून जिसके वो स्टाम्प पेपर वगैरह भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी अगर उसमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको भी तकसीम किया जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये पहले हो चुका है। ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स, तो जो अपने राइट्स हैं उसको भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक बंदा उसमें से बिजनेस छोड़ना चाहता है तो वो दूसरे के लिए अपने राइट्स जो है उसको दे देगा। मैनेजमेंट उसको अच्छे अंदाज में हो सकते हैं। नंबर ऑफ द पार्टनर जो है उसके अंदर पार्टनर मजीद इजाफा भी किया जा सकता है और उसमें से कम भी किए जा सकते हैं। तो ये था आपके पास पार्टनरशिप। तीसरा पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसको कहते हैं? अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फॉर्म यूजुअली फॉर द परस्यूट ऑफ द सम कमर्शियल पर्पस। जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर्स को ख़रीदा जाता है और फिर वो आगे सेल करते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई नया मेंबर आ भी सकता है और कोई वहाँ से जा भी सकता है। और दूसरी ये भी हो सकती है कि यहाँ से शेयर वो ख़रीदते हैं, वो एक दूसरे को भी सेल कर सकते हैं, मज़ीद शेयर भी लिए जा सकते हैं। तो ये क्रिएशन ऑफ लॉ, इसकी फीचर्स हमें आ जाती है कि ये कानूनी हैसियत रखती है, लॉ के मुताबिक काम किया जाता है, इसको चलाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी एक कानूनी हैसियत होती है जिसके मुताबिक ये काम। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि वो उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो महदूद होती हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, कि अपने जो शेयर होते हैं उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक बंदे को दूसरे बंदे से दिए जा सकते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद को कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉमन सेल। इसका मतलब ये होता है कि उस बिज़नेस को आपने ख़त्म कैसे करना है, उसकी कानूनी कार्रवाई किस अंदाज से करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर पीपल। इसमें पैसा कमाने के लिए नहीं होता, प्रॉफिट कमाने के लिए ये बिज़नेस नहीं होता, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए ये सोसाइटीज़ बनाई जाती है, जिसको रफ़ाए आमा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे एधी वगैरह ने आप लोगों, गरीब लोगों की हेल्प के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एनजीओज़ वगैरह बनाई गई, तो ये सारी इसी चीज़ के अंदर आ जाती है। इट इज़ फॉर्म एंड द इकोनॉमिकली वीक पर्सन इन द सोसाइटी। ये उन लोगों के लिए तैयार की जाती है जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं सोसाइटी के। इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर एंजॉय ऑल इक्वल राइट ऑफ द ओनरशिप। हर किसी को उस पर मुकम्मल हक होता है एक जैसा। द फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अंडर ईजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बहुत आसान है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे मिलकर इसको एक वर्क को चला लेते हैं और बना लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो भी दौलत होती है उसकी तकसीम जो होती है वो इक्वल हो जाती है। इक्वल राइट्स, और हर किसी को अपनी राय देने का भी हक होता है, अपना काम करने का भी हक होता है। इक्वल राइट्स होते हैं हर किसी के पास। तो ये था आपके पास कोऑपरेटिव। फिर उसके बाद है कम्बिनेशन। बिजनेस कम्बिनेशन आर फॉर्म व्हेन द सेवरल बिजनेस कंसर्न अंडरटेकिंग यूनिट ऑफ द कंबाइंड टू कैरी अ बिजनेस टुगेदर अचीविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। मुख्तलिफ बेनिफिट के लिए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम आसान से अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आप एक छोटी सी फर्म को चला रहे हैं और आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। अब वो आप अकेले तो मुकम्मल कर नहीं सकते। आप फिर क्या करेंगे, अपने साथ जो उस टॉपिक के मुतल्लिक़ा उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली और कंपनीज़ होंगी उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर है, प्रोजेक्ट है, हम इसको कंप्लीट इकट्ठे करते हैं और इस रेशो के साथ, ये कम्बिनेशन के साथ, इस कानूनी कार्रवाई के साथ, तरीक़ेकार के साथ हम इसको चलाते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में तकसीम कर लेंगे। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। आप उसको इकट्ठा फर्म्स को एक मकसद के लिए चला सकते हैं। जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो अगर आप उसको आगे भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो इसके फीचर्स कौन से होते हैं? इकोनॉमी इन प्रोडक्शन,
जो भी वहाँ से प्रोडक्शन होती है, जो भी आप काम करते हैं, उससे फिर कुछ ना कुछ सरमाया आ सकता है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट तो आप उसको अच्छे अंदाज़ में मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का माइंड मिला होता है, तो आप उसको मैनेज भी कर डिवीज़न ऑफ द लेबर, लेबर भी तक़सीम हो जाती है, कुछ काम आपके ज़िम्मे हो जाते हैं, कुछ दूसरी फ़र्म वाला ले लेता है, कुछ तीसरी वाला ले लेता है, तो उसको अच्छे अंदाज़ में आप उसको कंप्लीट काम को, प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन, इसका मतलब है कि वो उनके दरमियान मुकाबला होता है कि मतलब कंपनीज़ के कौन-सा काम जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो ये थी फीचर्स, और इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बारी-बारी देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, कौन-सी, और उसके डिसएडवांटेज क्या है। फिर पार्टनरशिप को देखेंगे, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव और कॉम्बिनेशंस, इन सार का बाकायदा एक-एक लेक्चर, अलग-अलग लेक्चर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।